हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। लीगल करंट अफेयर्स की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो पहला जजमेंट है वो है ऑल उड़ीसा भारतीय इंफ्राटेल कॉन्ट्रेक्चुअल टेक्नीशियंस यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में उड़ीसा हाई कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि जो वर्कमैन होते हैं किसी भी कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उस कंपनी में जो काम करते हैं, अगर उनका कुछ भी इश्यूज़ होता है और उस इशू में अगर वो स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक के बाद भी जो कंपनी को जो चलाते हैं, जो बोर्ड ऑफ मैनेजर डायरेक्टर्स होते हैं, अगर वो उनकी स्ट्राइक में जो उनकी डिमांड्स हैं उसको फुलफिल नहीं करते और उसके परिणाम स्वरूप अगर वो रिट फाइल करते हैं किसी भी हाई कोर्ट में अपनी डिमांड्स को लेकर, तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर ऐसा कोई मैटर होता है किसी भी प्राइवेट कंपनी में, जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो कोर्ट में आते हैं एज अ रिट दायर करके वो कोर्ट में अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाना चाहते हैं, तो ऐसी रिट आप हाई कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। यानी कि प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट आप कोर्ट में रिट दायर नहीं कर सकते। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में ये बन सकता है, क्या रिट प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट हो सकती है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि रिट प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट दायर नहीं हो सकती। यहाँ पे कोर्ट ने बोला था अगर आपको प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट कोई भी रिलीफ चाहिए तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, आप वो फॉलो करिए, बट आप एज अ रिट कोर्ट में नहीं आ सकते। ठीक, सेकंड जजमेंट है अनीस वर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था, आइए देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड दैट prosecutors must engage in effective cross-examination of hostile witnesses to demonstrate falsehoods in their testimony. Simply noting contradiction is deemed insufficient. आइए पहले जान लेते हैं कि hostile witness होते क्या हैं। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 154। ठीक, अब बीएसए आ गया है तो बीएसए में है सेक्शन 157। यानी कि पहले जो एविडेंस एक्ट था उसमें 154 में हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बताया गया था, बट अब जो बीएसए आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो उसमें 157 हमारा सेक्शन नंबर है जो हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बताता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब कोर्ट में विटनेसेस को बुलाया जाता है, सपोज करो ये प्रोसिक्यूट अपने प्लेंटिफ है, ठीक, अगर प्लेंटिफ किसी भी विटनेस को बुला रहा है कोर्ट में, तो उस विटनेस का पहले हम कराते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक, यानी कि जिस पार्टी ने जिस विटनेस को बुलाया पहले वो उसको एग्जामिन करेगा कोर्ट के सामने। जब उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाता है उसके बाद होता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक, अब क्रॉस एग्जामिनेशन कौन कराता है? क्रॉस एग्जामिनेशन कराती है अपोजिट पार्टी। सपोज करो मैंने बुलाया किसी विटनेस को कि आओ मुझे आपका एविडेंस कोर्ट के सामने लेना है, तो मैं उसका करूंगा एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक, जिसके अगेंस्ट मैं केस लड़ रहा हूं, अब वो पार्टी मेरे विटनेस का करेगी क्रॉस। क्रॉस का पर्पस क्या होता है? ये जानने के लिए कि जो विटनेस है वो सच बोल रहा है नहीं। ठीक, जो पार्टी क्रॉस करती है यानी अपोजिट पार्टी जो विटनेस का क्रॉस करेगी वो तो यही चाहेगी कि मैं इस विटनेस को झूठा कर दूं, झूठा साबित कोर्ट में कर दूं, तो इसलिए क्रॉस होता है। क्रॉस के बाद अगर मुझे लगता है कुछ चीज रह गई है जो क्रॉस में उठी थी, कोई ऐसा इशू या ऐसा फैक्ट जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उठा था, उसको मुझे अच्छे से जस्टिफाई करना चाहिए, तो मैं अपने विटनेस को दोबारा से एग्जामिन करूंगा और उसको बोलते हैं री एग्जामिनेशन। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? री एग्जामिनेशन। तो एक ये छोटा जनरल कंसेप्ट मैंने बताया, पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड देन री एग्जामिनेशन। सपोज करो मैंने इसी कंडीशन में जो ये बताया था एग्जामिनेशन इन चीफ, मैंने अपने एक विटनेस को बुलाया कि आप आओ मुझे आपका क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ करना है। ठीक, उसने बोला ठीक है। मैंने उसको कोर्ट में बुलाया और जो जो मैं सवाल उससे पूछ रहा हूँ, जो उसको मेरे सपोर्ट में आंसर देना चाहिए था, बट कायदे में वो ऐसा नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है। यानी मैं उससे कुछ भी पूछ रहा हूँ ना, तो वो मेरे फेवर में आंसर नहीं कर रहा। एग्जामिनेशन चीफ का मतलब क्या होता है कि मैं जिस विटनेस को एग्जामिन कर रहा हूं वो जो भी आंसर देगा ना, वो मेरे केस के लिए फेवर, मतलब मेरे केस में फायदा करेगा, मेरे फेवर में आंसर देगा। एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब होता है ये। बट यहाँ पे क्या हुआ? उल्टा हो गया। मैं जो भी कुछ भी क्वेश्चन उससे पूछ रहा हूँ वो उसका अगेंस्ट आंसर कर रहा है, यानी मेरे अगेंस्ट केस जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जो एग्जामिनेशन चीफ करता है, जो एडवोकेट एग्जामिनेशन चीफ करता है, वो कोर्ट से कहता है कि ये विटनेस हॉस्टाइल हो चुका है।
ठीक, हॉस्टाइल मतलब कि मैंने इसको बुलाया था अपने फेवर में, बट ये अब मेरे अगेंस्ट केस, अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा है, अगेंस्ट एविडेंस दे रहा है, तो इस चीज को हम बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। ठीक है, यानी कि जिस विटनेस को मैं अपने फेवर में बुला रहा था कि मेरा केस का भला हो सके, बट वो हो गया उसका उल्टा। ठीक, वो हो गया उसका उल्टा, यानी कि अब वो विटनेस क्या हो गया, अब वो हो गया हॉस्टाइल विटनेस। आइए अब जानते हैं कि हॉस्टाइल विटनेस होता क्या है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 154, एंड अब जो बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहाँ पर ये सेक्शन शिफ्ट हो चुका है, अब इसका नाम है सेक्शन 157। तो ये जो दोनों सेक्शन हैं, ये बात करते हैं हॉस्टाइल विटनेस के बारे में। ठीक, हॉस्टाइल विटनेस, जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो जो पार्टीज चाहती हैं कि मेरे फेवर में केस चले, यानी कि मेरे फेवर में जजमेंट आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोर्ट में एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। लेट्स सपोज केस चल रहा है ए वर्सेस बी। ठीक, अब ए विटनेस को प्रोड्यूस करेगा, सपोज करो विटनेस नंबर 1, जिससे कि ये विटनेस कोर्ट में गवाही दे सके, एविडेंस दे सके। तो ये जो विटनेस नंबर 1 है, जब इसको ए बुलाएगा, तो जाहिर सी बात है जब ए बुला रहा है विटनेस नंबर 1 को, तो ये जो विटनेस नंबर 1 है, ये जो भी कुछ आंसर देगा ये ए के फेवर में देगा, ए का जो केस है उसको सपोर्ट करेगा, जिससे कि ए जीत जाए। ठीक, तो ये जो एग्जामिनेशन होगा, तो ए जो बुला रहा है विटनेस नंबर 1 को, इसका पहले होगा एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक, 3 टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं कोर्ट में। पहला होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, कौन करता है, जो पार्टी बुलाती है। ठीक, यानी कि कॉलिंग पार्टी, जो पार्टी बुला रही है वो एग्जामिनेशन इन चीफ करेगी, कोई भी क्वेश्चन पूछेगी, उस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे और वो आंसर आपके फेवर में ही होगा। ठीक, ऐसी प्रोसीडिंग, ऐसे एग्जामिनेशन को बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। दूसरा, जब एग्जामिनेशन चीफ हो जाता है उसके बाद होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक, उसके बाद क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये कौन करती है, ये करती है अपोजिट पार्टी, यानी कि जब मैंने अपने विटनेस को बुलाया तो मैं तो करूंगा एग्जामिनेशन चीफ। अब जब एग्जामिनेशन चीफ कंप्लीट हो जाती है, जो अपोजिट पार्टी होती है, अब इस विटनेस का होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक, कौन करेगा, अपोजिट पार्टी। किस लिए करती है, जिससे ये पता चल सके कि ये जो विटनेस है ये सच बोल रहा है या झूठ। अपोजिट पार्टी तो यही प्रूव करना चाहेगी कि ये इसने जो एग्जामिनेशन चीफ में गवाही दी है वो झूठी है। कहां प्रूव करेगा, क्रॉस में करेगा। ठीक, तीसरा, जब इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, अगर मुझे लगता है, यानी कॉलिंग पार्टी को लगता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे मुद्दे उठे थे, कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए थे जिसका मेरे को दोबारा से एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। ठीक, तो उसमें क्या होगा, अब कॉलिंग पार्टी इस विटनेस से क्या करेगी, री एग्जामिनेशन। ठीक, जो क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में उठे थे उसको अच्छे से समझाने के लिए कॉलिंग पार्टी दोबारा से री एग्जामिनेशन करती है। ये एक जनरल प्रोसीजर है, पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा, उसके बाद अपोजिट पार्टी उसका क्रॉस करेगी, उसके बाद जब क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब कॉलिंग पार्टी है वो उसको दोबारा से री एग्जामिनेशन करेगी। ये जो 2 एग्जामिनेशन है ये डिस्क्रिशन है, यानी अगर पार्टी चाहती है तो एग्जामिनेशन करे या ना करे, ये डिस्क्रिशन है पार्टीज के ऊपर, जो पार्टी बुला रही है। बट ये वाला जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन चीफ, ये मैंडेटरी है, ये तो करना ही करना है। ठीक, ये जब सीपीसी पढ़ते हैं तो वहाँ पे फैक्ट्स क्लियर होते हैं कि कौन सा एग्जामिनेशन मैंडेटरी होता है और कौन सा ऑप्शनल होता है पार्टीज के लिए। ठीक, तो ये जनरल प्रोसीजर है। अब क्या हुआ, सपोज, ये तो आपको आई गेस समझ में आ गया होगा, सपोज करो ए ने विटनेस नंबर 1 को बुलाया कि आप आओ भाई और मेरे सपोर्ट में गवाही देना, जो जो हुआ है बताना। ठीक, तो एग्जामिनेशन चीफ में जैसे मैंने बताया ये क्या करता है, ये आपके केस को सपोर्ट करता है, यानी आपने जो क्वेश्चन पुट करे हैं कोर्ट के सामने, ये उसका आंसर वो ही देगा जो आपके केस को सपोर्ट करेगा। लेट्स सपोज ए ने विटनेस नंबर 1 को बुलाया, ठीक, और इसने क्या करा, इसने सपोर्ट तो नहीं करा बल्कि आपके केस के ये अगेंस्ट चला गया। ठीक, जो इसको आंसर देना था वो ना देके कुछ छोड़ दे दिया। लेट्स सपोज उसने बोला कि क्या आपने इसका मर्डर करते हुए देखा, आंसर तो बोलना था उसको हाँ, पर उसने बोला मुझे याद नहीं है कि मर्डर इसने किया, इसने ही, मतलब उसने घुमा दी बात।
तो ऐसे में क्या होता है, जो कॉलिंग पार्टी होती है, यहाँ पर ए थी, तो ए बोलेगी कि ये जो मेरा विटनेस है ना सर, ये हॉस्टाइल हो चुका है, आप इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दें। तो हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आजकल ना ऐसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, ऐसा ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, अगर प्रोसिक्यूशन को लगता है कि जिस गवाह को उसने बुलाया है वो हॉस्टाइल हो गया है, तो प्रोसिक्यूशन क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ ये करती है कि कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि इस विटनेस को आप हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक। बट क्या कायदे में होना क्या चाहिए, उसको हॉस्टाइल के साथ साथ, यानी कि जो हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जो कॉलिंग पार्टी है, उस विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर कराने के साथ साथ उस विटनेस को अच्छे से क्रॉस करें। बट प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है, बस खाली उसको हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करवाती हैं, उसका क्रॉस नहीं करती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि ये जो नया ट्रेंड चला है खाली हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर कराने का और उसको क्रॉस नहीं करने का, ये गलत ट्रेंड है। आपको विटनेस को हॉस्टाइल, अगर आपका विटनेस हॉस्टाइल हो चुका है तो आपको अपने विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाना है और उसके साथ साथ उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन भी करना चाहिए, जिससे कि क्लियर हो सके ये जो विटनेस है ये वाकई हॉस्टाइल हुआ है या ये झूठ बोल रहा है। ये भी तो हो सकता है, क्या पता वो जो सच बोल रहा हो बट आपने उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करा दिया, बाद में क्रॉस करो, दूध का दूध और पानी का पानी क्रॉस में पता चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है, आप हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर कराने के बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी करें, जिससे कि पता चल सके जो वो विटनेस है वो वाकई में सच बोल रहा है या वो झूठी गवाही कोर्ट में दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है चंद्रभान वर्सेस मुख्तियार सिंह एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ है, कोर्ट ने क्या बोला, वाइल सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट may not be enforceable in certain states, the Supreme Court has ruled that the doctrine of lis pendens can still be invoked on the ground of equity. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर 52, जिसको हम बोलते हैं लिस पेंडेंस। यानी कि ये एक ऐसा प्रोविजन है, अगर कोई भी डिस्प्यूट कोर्ट में, अगर दो पार्टीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट उठाए और किसी प्रॉपर्टी से लेकर और वो कोर्ट में मैटर चला गया है, तो जब कोर्ट में मैटर गया है और जब तक उसका डिसीजन नहीं आता उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी के साथ कोई भी लेन देन नहीं होगा, ठीक। अगर लेट सपोज ये जो प्रॉपर्टी है, ये हाउस है और इस पे अब डिस्प्यूट चल चुका है, डिस्प्यूट चला है कोर्ट में बिटवीन पार्टीज, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, जब तक इसका फुल एंड फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता आप इस प्रॉपर्टी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। मतलब कि ना तो आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल नहीं कर सकते, इसको आप किराए पे नहीं चढ़ा सकते, जब तक वो मैटर कोर्ट से बिल्कुल इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट में उसका जजमेंट ना आ जाए। ये होता है लिस पेंडेंस, ठीक, सेक्शन 52 में दिया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा सेक्शन 52 है, यानी कि जो टीपीए है, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये कुछ राज्यों पे अप्लाई नहीं होता, यानी टीपीए एक्ट वहां पे अप्लाई नहीं होता। उनमें से एक स्टेट है हमारा पंजाब, यानी पंजाब में हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, फैक्ट्स जो थे केस के, दो पार्टीज थी ए और बी, ठीक। ए और बी जो पार्टीज थी उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, यानी ए प्लस बी, इनके बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट ऑफ सेल, एग्रीमेंट ऑफ सेल। यानी कि जो ए है इसके पास एक प्रॉपर्टी थी और ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि मैं आपको 10 दिन या 15 दिन के अंदर अपनी जो ये प्रॉपर्टी है मैं आपको सेल आउट कर दूंगा, ठीक। उसने सिर्फ अभी एग्रीमेंट किया है बी के साथ, और इन रिटर्न बी ने भी क्या किया है, कुछ अमाउंट ए को दे दिया था, ठीक है आप 10-15 दिन बाद जो इसका पोजीशन है मुझे दे दीजिए, बट मैं आपको कुछ टोकन अमाउंट दे रहा हूँ। लेट सपोज 10,000 20,000 जो भी था, बी ने कुछ टोकन अमाउंट ए को दिया और ए ने एग्रीमेंट ऑफ सेल करा बी के साथ कि मैं 10-15 दिन में आपको ये प्रॉपर्टी सेल आउट कर दूंगा। अब हुआ क्या, इसी बीच ए ने सेम बात सी से कर दी कि मैं 10-15 दिन में ये जो प्रॉपर्टी है ना मेरे पास, मैं आपको 10-15 दिन में दे दूंगा। और हुआ क्या, सी ने ना फुल अमाउंट, यहाँ पे तो बी ने टोकन अमाउंट दिया था, कुछ अमाउंट दिया था, पूरा नहीं दिया था, बट सी ने क्या करा, सी ने पूरा का पूरा अमाउंट ए को दे दिया। और जब ए को पूरा अमाउंट मिला तो ए ने बोला कि ठीक है
जो हमारे बीच में पहले बात हुई थी 10-15 दिन की, अब ऐसा करता हूँ 2 दिन के अंदर मैं आपको प्रॉपर्टी दे देता हूँ, जो भी कुछ इस घर में मेरा सामान है वो मैं ले लेता हूँ और फिर इस घर का पोजीशन आपको दे दूंगा। ये बात पता चली बी को। तो जब बी को पता चली, बी गया ए के पास कि भाई आप क्या कर रहे हो, मैं आपको टोकन अमाउंट भी दे चुका हूँ और मेरा जो एग्रीमेंट था आपसे वो सी से पहले हुआ है, तो कायदे में प्रॉपर्टी मेरी है, अब आप बेईमानी कर रहे हो। बट ए भाई साहब बिल्कुल नहीं माने। ए ने कहा नहीं, ये प्रॉपर्टी तो मैं सी को ही दूंगा, जो मेरे साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है वो मैं उस एग्रीमेंट को नहीं मानता। अब क्या हुआ, बी कहाँ जाएगा, बी जाएगा कोर्ट में। और बी जब कोर्ट में गया तो बी ने एक रिक्वेस्ट करी, एक अपनी डिमांड रखी कि ऐसे ऐसे हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, पूरी कहानी बताई कोर्ट को, और बी ने कहा कि अब मुझे इंजंक्शन चाहिए। इंजंक्शन क्या होता है, कुछ एक टेम्पररी रिलीफ होता है कि पार्टीज को कुछ नहीं करने देना। तो यहाँ पे बी ने जो कहा कोर्ट से मुझे इंजंक्शन चाहिए, इंजंक्शन कैसा कि ये जो ए के पास जो प्रॉपर्टी है ये सी को नहीं दे, मुझे ये इंजंक्शन चाहिए, कोर्ट से डिमांड करी, कोर्ट ने उसको इंजंक्शन दे दिया। ठीक, अब बाद में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ए जो भाई साहब थे इन्होंने बोला कि साहब बी जो इंजंक्शन की बात करता है और साथ ही साथ जो बी कह रहा है सेक्शन 52 में जो डॉक्ट्राइन है आपकी लिस पेंडेंस वाली, कि अगर कोई मैटर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट में है तो आप उस प्रॉपर्टी के साथ जब तक कोर्ट में वो फैसला ना आ जाए उस प्रॉपर्टी के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्शन 52 बिल्कुल यही बोलता है, मैं एग्री करता हूँ। बट सर सेक्शन 52 पंजाब में तो अप्लाई नहीं होता, ये तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी लिखा है कि टीपीए जो है वो पंजाब स्टेट में अप्लाई नहीं होगा। तो जो बी भाई साहब हैं वो टीपीए का सेक्शन 52 का सहारा ले रहे हैं, तो वो गलत है, ले ही नहीं सकते। इस वजह से मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सी को बेच सकता हूँ, क्योंकि टीपीए पंजाब में अप्लाई नहीं होता। कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी ए जो है, कोर्ट ने कहा ए भाई साहब जो हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेक्शन 52 या पूरा टीपीए पंजाब में अप्लाई नहीं होता। बट कोर्ट ने फिर क्या बोला, बट लगा दिया। बट के साथ कोर्ट ने क्या कहा कि जो सेक्शन 52 है हम उसका यूज तब भी कर सकते हैं। कोर्ट ने क्या बोला कि जो सेक्शन 52 है हम उसका यूज कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी। ठीक, हम भले ही टीपीए जो है वो पंजाब स्टेट में अप्लाई नहीं होता, आपकी बात बिल्कुल सही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 52 अप्लाई हो भी सकता है अगर इक्विटी का ग्राउंड हम रेज करें, नेचुरल जस्टिस का ग्राउंड यूज करें। ठीक, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करें तो सेक्शन 52 जो है आपके केस में अप्लाई होगा। तो कोर्ट ने यही बोला 52 टीपीए भले ही आपके स्टेट में अप्लाई नहीं होता, बट सेक्शन 52 जो टीपीए का है वो इक्विटी के ग्राउंड पर प्लस नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड पर अप्लाई होगा। और इस वजह से कोर्ट ने बोला है कि ए जो भाई साहब थे जो अपनी प्रॉपर्टी सी को सेल आउट करना चाह रहे थे वो अब नहीं कर सकते। यहाँ पे कोर्ट ने उन पे बार लगा दिया। ठीक, केस का नाम याद कर लीजिएगा, चंद्रभान वर्सेस मुख्तियार सिंह एंड अदर्स। नेक्स्ट जो केस है वो है मनीष गोयल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे कोई ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट केस मुझे लगा नहीं, बट जब भी मैं लेकर आ गया हूँ। इस केस में क्या हुआ है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे प्राइवेट स्कूल में, अब वो प्राइवेट स्कूल काफ़ी मतलब अच्छा था, वहाँ पे आपको एसी की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जा रही थी। बाद में ना जब मंथली आप ट्यूशन फीस देते हैं, स्कूल की फ़ीस देते हैं, तो वहाँ पे एसी के जो चार्जेस थे वो भी अप्लाई करे गए। बाद में पेरेंट्स कोर्ट में पूछे कि जो एसी के चार्जेस हैं हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो फैसिलिटी स्कूल खुद दे रही है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैसिलिटीज़ है ना भले ही स्कूल वाले खुद दे रहे हैं, बट ये आपने इम्प्लाइडली कंसेंट दिए कि इनके चार्जेस हम देंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे आपके साथ कि आओ हमारे स्कूल में पढ़ो। ये तो आपको पता ही है स्कूल अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है और आप अपने बच्चे का एडमिशन भी वहीं करा रहे हैं। तो ये इम्प्लाइडली माना जा रहा है कि आप जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं स्कूल्स की वो आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला है पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बियरिंग द कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन स्कूल्स। ठीक, तो यानी कि जो भी एयर कंडीशनिंग की सर्विसेज हैं उसके जितने भी चार्जेस हैं वो पेरेंट्स ही बियर करेंगे, ना कि स्कूल। तो आज की क्लास में ये 4-5 जजमेंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।